हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम जो है आईआर के 10 एमसीक्यूज करेंगे। इनमें हम करेंगे क्या, इनमें हम ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स को और जो बहुत सारे नए इनिशिएटिव्स हैं इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जैसे आईसीईटी हो गया, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल हो गया यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन हो गया रशिया के साथ, इन चीज़ों को जो है हम आज के एमसीक्यूज में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला एमसीक्यू जो है वो आईसीईटी के बारे में। आईसीईटी है क्या? इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को एक दूसरे के साथ शेयर करना, उनमें कोऑपरेशन को इंक्रीज करना, इसके लिए एक इनिशिएटिव है जो इंडिया और यूएस के बीच में हुआ है। उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं, हम स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं टर्न बाय टर्न। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट एम्स टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एरियाज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या ये एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है? जी बिल्कुल है। क्वांटम कंप्यूटिंग, ये भी एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। 5G एंड 6G टेलीकम्युनिकेशन, ये भी एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। सेमीकंडक्टर्स भी एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी है। एंड स्पेस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज क्रिटिकल भी हैं और एमर्जिंग भी हैं, सो दे आर ऑल राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। Second, it is led by the National Security Councils of both countries. National Security Council को हेड करते हैं National Security Advisor। तो ICET की जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जो देख रही है कि ICET कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, वो है National Security Council, headed by the National Security Advisors of both countries। इससे हमें पता लगता है कि ICET बहुत ज्यादा एक important इनिशिएटिव है, राइट? Third, one of its objective is to promote closer cooperation between the two countries in regarding the startup ecosystems in conventional technologies। यहाँ पे एक वर्ड जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है, only। देखिए, अगर यहाँ पे only ना होता फिर ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होती, क्योंकि हम क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ साथ कन्वेंशनल टेक्नोलॉजीज में भी जो है बात करेंगे, क्लियर। लेकिन यहाँ पे ओनली लग गया तो क्या होगी, सारी स्टेटमेंट गलत होगी, काउंटर इंट्यूटिव ही होगी उसके नाम को लेके, क्योंकि नाम में क्या लिखा हुआ है, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, और वही हम शेयर नहीं कर रहे, सिर्फ कन्वेंशनल कर रहे हैं। स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Fourth statement, it was launched parallel to the Quad Summit in 2021. This is wrong. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्वाड समिट हुआ था लेकिन आईसीईटी उसके पैरेलल लॉन्च नहीं किया गया। आईसीईटी को अनाउंस किया गया था 2022 में और उसे फॉर्मली लॉन्च किया गया था 2023 में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। क्वेश्चन में पूछा गया है अबव इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, तो करेक्ट कौन सी है, 1 and 2 ओनली। आंसर विल बी ए, करेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इंडियन यूरोपियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। यूरोपियन अराउंड 27 यूरोपियन कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। काम क्या है यूरोपियन यूनियन का, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को और पॉलिटिकल कोऑपरेशन को इंक्रीज करना यूरोपियन, ठीक है, यूरोप में। अब यूरोपियन यूनियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है on the terms of trade ties और economic ties by large, ठीक है, उस चीज के लिए तो हमने एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बना रखा है दोनों कंट्रीज के बीच में, राइट। अब उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए हम पढ़ते हैं इन चीजों को। The first statement is it is the first such institutional mechanism that India has established with any of its partner। यानी कि ये पहला ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है जो इंडिया ने एस्टैब्लिश किया है, बिल्कुल सही। लेकिन यूरोपियन यूनियन के लिए क्या है, ये दूसरा एक ऐसी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल है जो उन्होंने एस्टैब्लिश किया। यूरोपियन यूनियन का पहले भी एक टीटीसी एग्जिस्ट करता है जो उनका अमेरिका के साथ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। दूसरा उनका हमारे साथ हुआ है, विच इज बिग डील, ठीक है, हमारे लिए पहला है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, द टीटीसी एम्स टू डीपन कॉपरेशन इन एरियाज। इन एरियाज में जो है डीपन कॉपरेशन की बात करता है वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही, यूरोप बहुत बड़ा लीडर है ग्रीन टेक्नोलॉजीज में। डिजिटल गवर्नेंस, ये भी बिल्कुल सही, आईटी सेक्टर ऑफ यूरोप इज वेरी फेमस। ट्रेड फैसिलिटेशन, ये भी बिल्कुल सही है, ट्रेड रिलेशंस बिटवीन अस एंड यूरोपियन यूनियन इज वेरी स्ट्रांग, ठीक है। एंड रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आफ्टर कोरोना सप्लाई चेन्स जो है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गई थी, राइट। और वो या फिर थी वो तो दिखनी कोरोना के बाद शुरू हुई, तो इसको यूरोप जो है उसको लेके बहुत टेंशन में था और इंडिया भी। तो वो दोनों कंट्रीज क्या करेंगे, दूसरे के साथ काम कर रही हैं एक रेजिलिएंट सप्लाई चेन बिल्ड करने में। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट।
नाउ थर्ड स्टेटमेंट की सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है टीटीसी की? थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट इज चेयर्ड ज्वाइंटली बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स और हेड ऑफ द यूरोपियन यूनियन, द ब्यूरोक्रेटिक हेड ऑफ द यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन कमीशन के चीफ प्रेसिडेंट होते हैं, अभी जो है उर्सुला डेन है, और प्राइम मिनिस्टर, वो चेयर नहीं करते। इसे मिनिस्टर लेवल पे जो है चेयर किया जाता है। इनकी तरफ से जो है कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स में कोई इलेक्ट होके आता है, और हमारी तरफ से मिनिस्टर जाते हैं इलेक्ट होके, एक्सटर्नल अफेयर्स, आईटी सेक्टर, इन सब के मिनिस्टर हमारी तरफ से, और इनकी तरफ से इक्विवेलेंट जो है कमिश्नर्स आते हैं। ठीक, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ द फोर्थ स्टेटमेंट इज द टीटीसी इज स्ट्रक्चर्ड अराउंड 3 वर्किंग ग्रुप्स। टीटीसी जो है उसका स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। टीटीसी के अंदर वैसे भी 3 वर्किंग ग्रुप्स ही हैं। अब वो ग्रुप कौन कौन से हैं? ऑन स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही। ऑन डिजिटल गवर्नेंस, ग्रुप नंबर 2, राइट। कनेक्टिविटी एंड क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ये थर्ड ग्रुप है। कनेक्टिविटी, ये भी राइट है। 3 ग्रुप्स हैं, स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। सो आंसर विल, क्वेश्चन में क्या है, करेक्ट पूछा गया है क्वेश्चन में, तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, थर्ड इज रॉन्ग, फोर्थ इज राइट। सो आंसर विल बी 1, 2 एंड 4। ए विल बी योर आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन के बारे में क्वेश्चन है। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन क्या है? देखिए, जब सोवियत यूनियन डिसॉल्व हुआ, राइट, सोवियत यूनियन के बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो रशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। अब इंडिया और रशिया को अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करना था। टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म की जरूरत थी। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या होता है? जिसमें एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, राइट, जो एक फॉर्मल तरीके से काम करता है, ताकि टाइज जो है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे, जिसमें एक रेगुलराइजेशन होती है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मलाइजेशन होती है, राइट। तो आईजीसी इंडिया और रशिया के लिए एक वो प्लेटफॉर्म बना। अब उसके कंटेक्स्ट में 4 स्टेटमेंट्स हैं, हम ये देखते हैं, फिर इसे आंसर करेंगे। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज द प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कंडक्टिंग ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, कल्चरल एंड राइट, इन 4 चीजों के लिए ये एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। ये बिल्कुल सही है। इट इज को चेयर्ड, यानी कि जो इसकी सबसे बड़ी अथॉरिटी है जिसको चेयर करती है, इट इज को चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि इसको जो चेयर करते हैं वो मिनिस्टर्स करते हैं। ये मिनिस्टर लेवल का जो है एक कमीशन है, इसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट चेयर नहीं करते। हमारी तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जाते हैं, और वहां से जो है रशिया की तरफ से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या उनके कोई भी डिप्टी मिनिस्टर आते हैं, राइट। सो दिस इज नॉट राइट। थर्ड स्टेटमेंट इज द कमीशन ऑपरेट्स थ्रू 2 सेपरेट डिविजन्स। कमीशन की 2 सेपरेट डिविजन्स हैं, एक ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक और कल्चरल टाइज पे काम करती है, और एक मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन पे काम करती है, मिलिट्री टाइज पे काम करती है। तो स्टेटमेंट क्या बोल रही है? 2 सेपरेट डिविजन्स हैं। द फर्स्ट इज ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल कॉपरेशन, बिल्कुल सही है, एंड द अदर ऑन द मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन, ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। सो द होल स्टेटमेंट इज राइट। Fourth statement is the Intergovernmental Commission mechanism between India and Russia was established after the dissolution of Soviet Union। ये बिल्कुल सही है, 1992 में एस्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट सेशन जो है वो इसका 1994-5 में हुआ था, लेकिन एस्टैब्लिश 1992 में हुआ था। सो स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। नाउ द आंसर विल बी, अब हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट, हमारी थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट राइट है। आंसर क्या होगा? बी, 1, 3, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली कंक्लूड हुआ है। बहुत बड़ा एग्रीमेंट था, बहुत पुराने टाइम से जो है इसकी टॉक्स चल रही थी। जब जो है ब्रिटेन ने एग्जिट किया यूरोपियन यूनियन से, पहले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का मेंबर हुआ करता था, यानी यूके जो है वो पहले यूरोपियन यूनियन का मेंबर हुआ करता था। जब उसने एग्जिट लिया यूरोपियन यूनियन से, तो अब उसको अपनी इकोनॉमी को जो है इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग करना था। अब इंडिया बहुत बड़ा एक क्या है, मार्केट है, और इंडिया को भी नीड है एक बहुत बड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केट की। तो यूके हमारे लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी। तो हमने क्या करा, एफटीए की टॉक शुरू कर दी। फाइनली वो एफटीए जो है इस साल कंक्लूड हुआ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए आईआर में। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? नेगोशिएशंस फॉर द इंडिया यूके एफटीए फॉर्मली बिगैन आफ्टर द यूके एग्जिटेड फ्रॉम यूरोपियन यूनियन इन 2020। यहाँ पे ये जो साल है
इसने सारी स्टेटमेंट को गलत कर दिया। अगर यहाँ पे 2016 लिखा होता तो स्टेटमेंट सही हो जाती, लेकिन 2020 लिख के इसने सारी स्टेटमेंट को गलत कर दिया, क्योंकि ब्रेक्सिट जो हुआ वो 2016 में हुआ, राइट। यूके एग्जिटेड फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इन ईयर 2016, नॉट 2020, राइट। Second statement, under the agreement, India has already fully eliminated old tariffs on UK imports. Not true. Fully हमने old tariffs को UK import से नहीं जो है remove किया. For example, there is agriculture sector, there is dairy sector. ये सेक्टर्स पे आज भी हम उतने टैरिफ लगाएंगे जितना पहले लगा रहे थे। ऑटोमोबाइल्स पे भी हमने टैरिफ्स कम किए हैं, लेकिन रिड्यूस, एलिमिनेट तो बिल्कुल भी नहीं किए। बहुत कम एफटीएज ऐसे हो सकते हैं जो इमीडिएटली टैरिफ्स को रिमूव कर दें, खत्म कर दें। मेजर ऑफ द एफटीए एग्रीमेंट्स मूव टूवर्ड्स द एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स वाया ग्रेजुअल स्ट्रेटजी, जो है ग्रेजुअली वो मूव करते हैं टैरिफ्स को रिमूव करने के लिए। इमीडिएटली बहुत कम एफटीएज ऐसे होते हैं जो टैरिफ्स को रिमूव कर दें। तो जनरल जो है सेंस से भी हम स्टेटमेंट को रॉन्ग डिक्लेयर कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, द प्रपोज्ड एफटीए मेक्स ब्रिटिश कंपनीज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट टेंडर्स एंड पब्लिक प्रोक्योरमेंट इनिशिएटिव्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये टैरिफ जो हमारे बीच में एग्रीमेंट जो हमारे बीच में हुआ है, इसका एक बहुत यूनिक फीचर है कि यूके की कंपनीज एलिजिबल हैं इस टैरिफ के थ्रू कि वो गवर्नमेंट टेंडर्स और पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स में जो है अप्लाई कर सकती हैं। ऐसा एफटीए जो है इंडिया ने पहले जो है किसी बड़ी मेजर कंट्री के साथ नहीं करा। सो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। द एफटीए एम्स टू इंक्रीज बायलैटरल ट्रेड टू USD 100 बिलियन, विच इज राइट। 5 ईयर्स के अंदर अंदर हमें अपने जो है जो हमारा ट्रेड है बायलैटरल इंडिया यूके के बीच में, उसे 100 बिलियन से इंक्रीज करना है, जो बिल्कुल सही है। अभी हमारा जो ट्रेड है वो 20 to 25 बिलियन के अराउंड है, हमें इसे इंक्रीज करना है 100 बिलियन पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इसने पूछा क्या है, हाउ मेनी अबव आर करेक्ट। सो थर्ड एंड फोर्थ आर ओनली करेक्ट, सो आंसर विल बी टी। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज, with reference to the World Trade Organization, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट में WTO बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी, क्योंकि उसका डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ढंग से काम नहीं कर रही है। अमेरिका जो है वो जजेस अपॉइंट नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। द फर्स्ट ऑप्शन इज WTO was established in 1995, रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। गैट को रिप्लेस करके 1995 में आया था। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस is the highest decision making body of the WTO and it meets annually। यहाँ पे फैक्चुअल एरर है। ये बात बिल्कुल सही है कि मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है और वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है, लेकिन ये जो मीट्स एनुअली वाली बात है ये गलत है। वो 2 साल में एक बार मिलती है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, गलत होगी। The dispute settlement body of WTO issues non-binding recommendations। Non-binding recommendations only लिखा हुआ है, member states are not obliged to implement them। It is not right। WTO का पर्पज ही ये था कि एक मेन एडजुकेटिंग बॉडी हो जो डिस्प्यूट को सेटल करे, और वो मेन एडजुकेटिंग बॉडी कौन सी थी, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी अगर किसी इशू को डिसाइड करती है तो उसकी रेजोल्यूशंस बाइंडिंग होती है कंट्रीज के ऊपर इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट। अगर वो ना करें तो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं दूसरी कंट्रीज के थ्रू, या फिर जो है उनके अगेंस्ट एक स्टेटमेंट इशू करी जा सकती है। सो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग। नॉन बाइंडिंग ओनली नहीं करता, नॉन बाइंडिंग भी करता है लेकिन बाइंडिंग भी करता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी का मेन काम बाइंडिंग रेजोल्यूशंस और जो है आर्बिट्रेशंस को पास करना ही है, अवार्ड्स को। क्लियर। The WTO agreement cover trade in goods, trade in services। बिल्कुल सही है, यहाँ पे गुड्स वाला भी सही है, सर्विसेज वाला भी सही है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वाला भी सही है। ये तीनों एरियाज WTO के अंदर कवर होते हैं। क्लियर। सो आंसर विल बी योर ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर राइट। सो आंसर विल बी A, 1 and 4। Question 6, with reference to the TRIPS agreement, consider the following statements। ट्रिप इज अ WTO एडमिनिस्ट्रेटेड बॉडी। WTO एडमिनिस्ट्रेटेड एग्रीमेंट बिल्कुल सही है। ट्रिप्स जो है, ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये दोनों WTO के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेट किए जाने वाले एग्रीमेंट्स हैं। तो यहाँ पे ट्रिप के बारे में इसने पूछा है, ट्रिप्स का क्या है कि WTO एडमिनिस्ट्रेटेड एग्रीमेंट है, बिल्कुल सही है। क्या करता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के स्टैंडर्ड्स, उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम स्टैंडर्ड्स ये जो है डिसाइड करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ ट्रिप्स। The second statement is it covers patents, copyrights, trademarks,
ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेड सीक्रेट्स एंड प्लांट वेराइटीज। ये सारी चीजें क्या हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डिफरेंट वेरिएशंस ही हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट। TRIPS mandates that all WTO member countries provide identical patent protection periods for all technologies with no exceptions। ये गलत है। ट्रिप ये मैंडेट नहीं करता कि सभी कंट्रीज को आइडेंटिकल पेटेंट प्रोटेक्शन सिस्टम सेट करना पड़ेगा और उसके लिए पीरियड्स भी जो आइडेंटिकल होंगे, नहीं, ये कंट्री की सॉवरेनिटी है लॉ बनाने में, राइट। और उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होगी। इंडिया में तो एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है कि अगर मान लो कुछ ग्राउंड्स हैं, अगर वो ग्राउंड्स को कंपनी फुलफिल ना कर रही हो तो हम उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को दे सकते हैं। तो फिर तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। आइडेंटिकल पेटेंट पीरियड जो है नहीं है। दोहा डिक्लेरेशन अलाउज डेवलपिंग कंट्रीज फ्लेक्सिबिलिटी टू इशू कंपल्सरी लाइसेंसेस टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। ये बिल्कुल सही है। दोहा डिक्लेरेशन से ही आया था ये प्रिंसिपल कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज कर सकती हैं किन चीज के लिए, कि अगर मान लो कोई बहुत बड़ी हेल्थ इशू जो है कंट्री के अंदर खड़ा हो गया, पैंडेमिक आ गया, ठीक है, या कोई एंडेमिक खड़ा हो गया, तो उसको जो है टैकल करने के लिए कंट्रीज कुछ ऐसी वैक्सीन जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के थ्रू प्रोटेक्टेड है और वो बहुत महंगी है, उनको वो जो क्या कर सकता है, उनके पेटेंट को थोड़े टाइम के लिए जो है लोकल मैन्युफैक्चरर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके उस टेक्नोलॉजी को लोकल ड्रग्स प्रोड्यूस करवा सकता है ताकि हेल्थ इमरजेंसी को एड्रेस कर सके। तो अगर आप ये स्टेटमेंट सही है तो फिर ये स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाती है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है विद नो एक्सेप्शंस, राइट। सो स्टेटमेंट 1, 2 and 4 आर करेक्ट। आंसर विल बी ए। सेवेंथ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू द न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक अगेन फोर्टालिज़र डिक्लेरेशन से एक बैंक बनाई हमने जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। उसके रिगार्डिंग जो है ब्रिक्स, इसके फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज जो थी वो ब्रिक्स कंट्रीज हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया। 2015 में ये फाउंड हुई थी। तो उसके कंटेक्स्ट में स्टेटमेंट्स हम देखते हैं। The NDB was established by big countries in 2014 to finance infrastructure and sustainable development projects in emerging economies. Okay, done. Its initial subscribed capital was $100 billion with each member contributing equal share। यहाँ पे मैंने आपको पिछले MCQ में भी बताया था कि इक्वल शेयर नहीं है, चाइना का शेयर ज्यादा है दूसरे मेंबर से और साउथ अफ्रीका का सबसे कम है। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। थर्ड है द बैंक इज हेडक्वार्टर्ड इन शंघाई। हमने पिछले क्वेश्चंस में कवर कर लिया था, याद है जब हम इंस्टीट्यूशंस और हेडक्वार्टर्स के नाम कर रहे थे। तो ये बिल्कुल सही है। एंड इट्स ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज इज इंग्लिश। ये स्टेटमेंट में बिल्कुल सही है। द एनडीबी प्रोवाइड्स लोन्स ओनली टू द पब्लिक सेक्टर ऑफ मेंबर कंट्रीज। ओनली, अब यहाँ पे ओनली आ गया, ठीक है। अब ओनली आ गया तो मतलब क्या कह रहा है कि एनडीबी सिर्फ पब्लिक सेक्टर को प्रोवाइड करता है। कोई ऐसा एमडीबी नहीं है, मेजर एमडीबी मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर को ही जो है लोन या ग्रांट्स जो है देता हो। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर या फिर कोई एनजीओ, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी पैसे मांगे राइट कोज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो वो उन्हें भी पैसे देते हैं, राइट। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सो आंसर विल बी the first statement is right and the third statement is right, 1 and 3 only. Again answer will be A. With reference to the IBSA dialogue, IBSA क्या है, इंडिया, IBSA किसकी बॉडी है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की एक बॉडी है। क्लियर, IBSA नाम है इसका। अब IBSA का पर्पस क्या था, देखिए IBSA के अंदर जो तीनों मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, राइट। इसके तीनों मेंबर्स डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इन तीनों मेंबर्स ने अपनी अपनी इकोनॉमी को, पॉलिटिकल कनेक्शंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 2003 में जो एक एंटिटी फॉर्म की गई थी, राइट। IBSA का रेलेवेंस बहुत ज्यादा जो है डेंजर में चला गया जब ब्रिक्स फॉर्म हुआ, क्योंकि IBSA में चाइना मेंबर बनना चाहता था। चाइना के अंदर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है नहीं, तो वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था। तो चाइना ने क्या करा कि ब्राजील और इंडिया को एक समिट का हिस्सा बना लिया। ब्राजील और इंडिया जब ब्रिक्स का हिस्सा बन गए तो साउथ अफ्रीका रह गया। 2010 में ब्रिक में एस जोड़ दिया गया, यानी कि साउथ अफ्रीका जोड़ दिया गया, और फिर IBSA का कोई रेलेवेंस इतना खास रहा नहीं। लेकिन ये बॉडी इंपॉर्टेंट है सच बिकॉज हम इसके एक एक्टिव मेंबर हैं, राइट। और अभी ब्राजील और हमारे कॉपरेशंस बहुत जो है, रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, राइट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज IBSA वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2003, बिल्कुल सही, एज अ ट्राइलेटरल, 3 कंट्रीज का डेवलपमेंटल इनिशिएटिव टू प्रमोट कोऑपरेशन इन सोशल डेवलपमेंट, राइट, trade, right, science, right, technology, right, and political coordination among India, Brazil and South Africa. Statement first is right. Now the second statement,
द फर्म ऑपरेट्स अंडर अ फॉर्मल सेक्रेटेरिएट, एक फॉर्मल सेक्रेटेरिएट के अंदर ऑपरेट करती है, hosted alternately by 3 member countries and all decisions are legally binding on members। अब अगेन देखिए ये चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है ये गलत बना रही है पूरी स्टेटमेंट को। इसकी कोई भी डिक्लेरेशन जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है, अगर फॉलो नहीं किया तो उनके ऊपर कोई केस हो जाएगा, उनके ऊपर कोई वॉर हो जाएगा, सैंक्शन लगा दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसने पूछा क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज राइट, सो आंसर विल बी ए। नाइन्थ क्वेश्चन इज लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में कि ये लोकेशन बहुत ज्यादा डिस्प्यूट में है, तो आंसर कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा, कहाँ पे है ये लोकेशन। मरियोपोल एक लोकेशन है, वो इसने पूछा है कि वो कहाँ पे है। मरियोपोल क्या है, मरियोपोल यूक्रेन में एक सिटी है जिसके ऊपर रशिया ने, यूक्रेन की एक बहुत ज्यादा थ्राइविंग सिटी थी, रशिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो रशिया ने मरियोपोल को भी जो है क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। इस वजह से वो बहुत टाइम तक न्यूज में रही थी मरियोपोल में, वहां पे बहुत इंटेंस जो है बैटल चल रहा था दोनों कंट्री की आर्मीज का। सो मरियोपोल विच हैज बीन फ्रीक्वेंटली मेंशन्ड इन न्यूज इज लोकेटेड इन यूक्रेन, सो आंसर विल बी सी। Now 10th question is Three Brotherhood Alliance। देखो इसमें पूछा गया था Three Brotherhood Alliance, a coalition of ethnic armed groups was formed in which country? Three Brotherhood Alliance है क्या, म्यांमार में तीन जो है क्या है, एक मिलिशियाज एग्जिस्ट करते हैं। वो तीनों मिलिशियाज अपनी अपनी एथनिसिटी को बचाने के लिए हैं, जैसे अराकान आर्मी है, अराकान रोहिंग्यास को बचाने के लिए, काचीन आर्मी है, काचीन माइनॉरिटी को बचाने के लिए। इन तीनों ने एक मिलिशिया बनाया एक साथ होके, जिसका नाम इन्होंने रखा थ्री ब्रदरहुड अलायंस। थ्री ब्रदरहुड अलायंस न्यूज में क्यों है, क्योंकि म्यांमार का सिविल वॉर बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो इसने पूछा क्या है कि थ्री ब्रदरहुड अलायंस किस कंट्री में फॉर्म हुआ है, वो हुआ है म्यांमार में फॉर्म। सो आंसर विल बी डी, म्यांमार। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।